हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे संगम युग के बारे में। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। नोट: संगम साहित्य का संग्रह लगभग 3000 ईसा पूर्व से 300 नोट है इसमें संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पातुथुपातु, इत्थुथोकै तथा बादिनेन कीलकंकु। तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुंचंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम एवं अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। प्रथम संगम 4440 ईसा पूर्व। स्थान मदुरै। संगम समुद्र में विलीन हो चुका है। अध्यक्ष अगस्त्य से। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकट्टियम परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी। आवीर्य कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं। दूसरा संगम है 3700 ईसा पूर्व। स्थान कपाटपुरम, अल्लवाई समुद्र में विलीन हो चुका है। अध्यक्ष है अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोल्काप्पियम। तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्काप्पियर। तीसरा संगम है 1850 ईस्वी पूर्व। स्थान मदुरै। अध्यक्ष नक्कीरर। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेदुथोकै, कुरुथोकै, नात्रिनई, एनकुरुभुरु, परिपादल, कुथु, वारी, पेरिस तथा चित्रिशय आदि। नोट: कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक्करासु अप्पार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत हैं। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टालेमी जैसे यूनानी लेखकों पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल के गांधी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी ईस्वी में इरैयानार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में साहित्यिक काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कणागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय
रत्नार्क ने मणिमेखले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामण संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुताक्क देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुताक्क देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोटराम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इराम अवतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम संगम है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेड्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकाल था। कारिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तिनपाल्य में कारिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेणी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें कारिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में कारिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो लगभग केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीराल लगभग 130 ईस्वी, नेदुजीराल आदान 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टू वन 180 ईस्वी। सेनगुट्टू वन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै में थी। पांड्य राजाओं ने नेदुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। नल्लीवाकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग के राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मन्नम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी।
भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में बिल्लाल घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्वगज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थी। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्ति को नड्डुकल या वीरकल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठांगिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वाटकीरुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। उत्तरी प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। बेल्लार के प्रमुख को बेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग हैं। पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग, जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियार शिकारियों की एक जाति है। मलवर लूटपाट करने वाली जाति। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। दोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीर्ण कहा गया है। एक पक्षी प्रणय को कैकीर्ण व अनुचित प्रणय को पेरुंदीर्ण कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों गायकों के दल में धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व बिडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवैयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त कर सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियार एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडी चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ
मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोग कहा गया है। नोट: संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में इसका नाम सुब्रह्मण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को सिर्फ पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्वच नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है।